Hello guys, welcome to Easy Classes. This is Abhishek Mishra. So I hope आपने पिछली क्लास का सारा रिवाइज कर लिया होगा जो मैंने पढ़ाया था। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थशास्त्र का सार। जो हमने पहले पढ़ा था पिछली क्लास में उसी के बारे में अर्थशास्त्र का सार एक बार हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। इसमें लिखा है सीमित मानवीय आवश्यकताओं के संबंध में संसाधन दुर्लभ होते हैं, जो हमने पहले ही पढ़ लिया था पिछली क्लास में। चयन की समस्या या चुनाव की समस्या तभी उत्पन्न होगी जब संसाधन वैकल्पिक होंगे। दुर्लभता और चुनाव की समस्या उत्पन्न होने वाली आर्थिक समस्या होती है। तो जो दुर्लभता है और जो चयन की समस्या है, चुनाव की समस्या है, उसके कारण हमारे अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। और कभी भी चयन की समस्या दुर्लभता के बिना नहीं हो सकती। अब हमारा नया टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे आपकी बुक का नाम ही है व्यष्टि अर्थशास्त्र, हमें पढ़ना है व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। व्यष्टि मीन्स होता है माइक्रो, इंग्लिश में इसको कहते हैं माइक्रो, और इसका मतलब होता है इंडिविजुअल, अकेला। व्यष्टि मीन्स व्यक्तिगत। जब चयन की समस्या का अध्ययन, जैसे हमने पढ़ रखा है पहले ही, जब हम चयन की समस्या हमारे सामने होगी, उसका अध्ययन और उसका समाधान हम व्यक्तिगत स्तर पर करेंगे, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जब चयन की समस्या का अध्ययन तथा समाधान व्यक्तिगत स्तर पर किया जाएगा, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम केवल व्यक्तिगत स्तर के पे पढ़ना है, चाहे वो उत्पादक हो चाहे वो उपभोक्ता हो। पूरे अर्थव्यवस्था में हम केवल एक उत्पादक के चयन की समस्या के बारे में पढ़ेंगे या एक उपभोक्ता के चयन की समस्या के बारे में पढ़ेंगे। पूरे अर्थशास्त्र में उत्पादक और उपभोक्ता के चयन की समस्या के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। हमें केवल एक उत्पादक या केवल एक उपभोक्ता के चयन की समस्या के बारे में पढ़ना है, उसे बोलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को माइक्रो कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक आर्थिक इकाई और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे व्यक्तिगत ग्रस्त की नमक की मांग, छोटी इकाइयाँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग का सिद्धांत, जो एक पूरा चैप्टर है हमारा, हम आगे पढ़ेंगे। उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, ये पूरा एक चैप्टर है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम केवल एक व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करेंगे, चाहे वो व्यक्तिगत उत्पादक हो चाहे वो व्यक्तिगत उपभोक्ता हो। हमें सिर्फ इतना भी समझना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन। फिर आता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? वैसे समष्टि अर्थशास्त्र हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र एक बुक का नाम है जो हमारी 12th में है, जो हम 12th में पढ़ेंगे। तब इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं। अंग्रेजी में समष्टि को मैक्रो कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का एक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रो से निकला है। मैक्रो मीन्स होता है संपूर्ण अर्थशास्त्र का। जब हम अध्ययन करेंगे पूरी अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादक हैं, जितने भी उपभोक्ता हैं, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और व्यष्टि में हम केवल एक उपभोक्ता एक उत्पादक का अध्ययन करेंगे। ये मेन अंतर है। व्यष्टि में हम व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करेंगे और समष्टि में हम संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। फिर व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करेंगे, एक व्यक्तिगत फर्म हो, व्यक्तिगत उत्पादक हो, व्यक्तिगत उपभोक्ता हो। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र मूल रूप से एक व्यक्तिगत फर्म पर निर्धारित होगी, समष्टि अर्थशास्त्र मूल रूप से संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर निर्धारित होगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की धारणा है कि जब हम व्यष्टि का अध्ययन करेंगे तो समष्टि स्थिर रहेगा, चर स्थिर रहेगा, और जब हम समष्टि का अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि चर स्थिर रहेगा। ये इसका अवधारणा कहलाती है कि जब भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक पढ़ेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर पढ़ेंगे, तो मान के चलेंगे जो समष्टि है, संपूर्ण अर्थशास्त्र है, वो चर उसके स्थिर है। स्थिर मतलब कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जब हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे तो मान के चलेंगे कि व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो 3 अंतर इसमें मेन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर होता है, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मूल रूप से एक फर्म एक उद्योग पर निर्धारित है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन कुल मांग पर निर्धारित है। जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो मान के चलेंगे समष्टि चर स्थिर रहेगा। जब हम समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो मान के चलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र
व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है वो स्थिर है, उसके चर स्थिर है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वास्तविक तथा आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था। वास्तविक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या वास्तविक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो वास्तविक अर्थशास्त्र मेन जो डिपेंड है वो इस बात पे डिपेंड है कि पहले क्या था, क्या है और क्या होने वाला होगा। क्या था, क्या है और क्या होगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र भूत, वर्तमान और भविष्य के आर्थिक मुद्दों पर निर्धारित है। भूत, वर्तमान और भविष्य, क्या था, क्या है और क्या होगा, इन आर्थिक मुद्दों पर ये निर्धारित होती है। वास्तविक अर्थशास्त्र में हम तथ्यों और आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। ये फैक्ट्स पे डिपेंड होता है, ये विचारों पे डिपेंड नहीं होता है। इसमें पूरे फैक्ट्स होते हैं जिसका हम जांच भी कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में निर्धनता में से प्रभावित जनसंख्या का प्रतिशत आज की तुलना में अधिक था। मतलब भूतकाल की बात हो रही है, पहले जो निर्धनता का जो प्रतिशत था आज की तुलना में अधिक था। भारत की 22% जनसंख्या निरपेक्ष रूप से निर्धन है, मीन्स वर्तमान की बात हो रही है। यदि भारत की जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रही तो 2020 में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 22% से अधिक होगा, मीन्स भविष्य की बात हो रही है। तो जो वास्तविक अर्थशास्त्र है वो वर्तमान, भूत और भविष्य के आर्थिक मुद्दों पर निर्धारित होता है और इसमें तथ्य और आंकड़े का हम अध्ययन करते हैं जिसकी हम जांच भी कर सकते हैं। तो ये सभी अवलोकन जो वास्तविक अर्थशास्त्र के अंश हैं, एलिमेंट्स है, कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। इसलिए अर्थव्यवस्था में हमें पता चलता है कि क्या था, क्या है और क्या होगा। अब वास्तविक अर्थशास्त्र की कथन की विशेषता क्या होती है? ये कथन आर्थिक समस्याओं के प्राकृतिक के बारे में बताते हैं तथा मनुष्य के भूत, वर्तमान, भविष्य के संबंधित आर्थिक व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। ये कथन भूत, वर्तमान और भविष्य के संबंधित तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होते हैं। इन कथनों की सत्यता की जांच भी की जा सकती है कि ये बात सही है या गलत है। ये कथन अर्थशास्त्रियों के किसी कथन या मूल्यांकन तथा विचारों को नहीं दर्शाते हैं। ये नहीं जो वो सोचते हैं वो बोलते हैं, ऐसा नहीं। इसमें हमें फैक्ट्स देखना पड़ता है कि उस टाइम क्या, यदि कोई बोले कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी जनसंख्या इस टाइम की जनसंख्या से अधिक थी और कोई बोलेगा उस टाइम हमारी जनसंख्या कम थी, तो दोनों ही कथन क्या हैं? भूतकाल हैं, जो भी वास्तविक अर्थशास्त्र के एक एलिमेंट है, अंश है, परंतु उसकी हम जांच भी कर सकते हैं किसका कथन सत्य है। तो इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। यह ध्यान देने वाली बात है कि वास्तविक अर्थशास्त्र सदैव सत्य नहीं होते हैं, परंतु इन कथनों की जांच की जा सकती है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि भारत की जनसंख्या 100 करोड़ है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि 121 करोड़ है, तो ये दोनों कथन वास्तविक है क्योंकि दोनों ही, भले ही पहला सही है जबकि दूसरा कथन गलत है। यहाँ महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली बात यह है कि वास्तविक कथन वे कथन है जिनके सत्य और असत्य की जांच की जा सकती है। तो वास्तविक कथन वो कथन होते हैं जिनकी सत्यता की हम जांच कर सकते हैं और ये तथ्य और आंकड़ों पर निर्धारित होते हैं और ये केवल विचारों पर निर्धारित नहीं होते हैं और ये हमें बताते हैं कि क्या था, क्या है और क्या होने वाला है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए से संबंधित है। यह आर्थिक मुद्दों तथा आर्थिक समस्याओं पर अर्थशास्त्रियों के विचारों को बताता है। ये तथ्यों और आंकड़ों पर निर्धारित नहीं होता, ये केवल विचारों पर निर्धारित होता है, जबकि हमारी जो वास्तविक अर्थशास्त्र था वो केवल तथ्यों और आंकड़ों पर निर्भर होते थे। जैसे मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एक दिन देश में बेरोजगारी की समस्या का अंत करेगा, ये अर्थशास्त्रियों का विचार था। यदि हम मनरेगा ले आएँ तो ये हमारा एक दिन हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या का अंत करेगा, ये इनका केवल विचार था। और मनरेगा, बता दूं मैं आपको, मनरेगा उसे कहते हैं जिसमें गरीबों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है। एक वर्ष में जो गरीब होते हैं ये केवल गाँव के लिए ही, गाँव के इलाकों में, विलेजेस में, रूरल इलाकों में ही इसको लागू किया गया था, जिसमें हर व्यक्ति जो गरीब था उसको 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई पूरे साल में।
मीन्स 365 दिन में उसको 100 दिन की रोजगार गारंटी दी गई, बाकी 265 दिन की कोई गारंटी नहीं थी। तो दूसरे अर्थशास्त्री क्या मानना था, मनरेगा केवल भारत के ग्रामीण इलाकों के बेरोजगारों को वित्तीय सहायता देने की योजना है सिर्फ, इससे लोग हमेशा के लिए परोपजीवी तथा अनुत्पादक हो जाएंगे। परोपजीवी मतलब जो दूसरों पे आश्रित हो जाएंगे, और अनुत्पादक मतलब जो खुद कोई उत्पादन नहीं करना चाहेंगे। जिनको फ्री में रोजगार की गारंटी 100 दिन की मिल रही है तो कोई क्यों काम करना चाहेगा। दूसरे अर्थशास्त्री का यह मानना था। फिर मनरेगा को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि यह करदाताओं के पैसों का प्रयोग करता है। तीसरे अर्थशास्त्री मानते थे मनरेगा को हमें खत्म कर देना चाहिए क्योंकि जो टैक्स पेयर है हमारे इंडिया में, उनके पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मनरेगा को तभी जारी रखना चाहिए यदि उससे अर्थव्यवस्था में संपत्ति सृजन में सहायता हो। मनरेगा तभी जारी रखना चाहिए यदि इससे हमारी देश की संपत्ति में भी कुछ सृजन हो, या हमारे देश में यदि हम किसी को रोजगार गारंटी दे रहे हैं तो हमारे देश में उत्पादन भी हो, तभी इसको जारी रखना चाहिए। ये अर्थशास्त्रियों के विचार थे। तो इस कथन की विशेषता क्या कहलाती है, इसे कथन मूल्यांकन निहित है, कोई मूल्यांकन नहीं, कोई जजमेंट नहीं है इसमें। इस कथन के कारण विवाद एवं बहस होती है। ये कथन केवल विचारों पे है, इसकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। ये कथन दर्शाते हैं कि आर्थिक समस्या का उपाय क्या होना चाहिए। तो वास्तविक और आदर्शात्मक में हम मेन डिफरेंस ये पता कर सकते हैं कि जो वास्तविक अर्थशास्त्र है वो बताता है क्या था, क्या है और क्या होगा, और ये केवल तथ्यों और आंकड़ों पर ही निर्धारित होते हैं, इनकी सत्यता की जांच की जा सकती है। उसके विपरीत जो अर्थशास्त्र आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है वो केवल क्या होना चाहिए से संबंधित है, मतलब ये केवल विचारों पर ही डिपेंड होते हैं, इसमें कोई भी तथ्य और आंकड़ों का अध्ययन नहीं किया जाता है, इसकी सत्यता की जांच भी नहीं हो सकती है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है वास्तविक अर्थशास्त्र तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। जो हमने पहले पढ़ लिया है, वास्तविक अर्थशास्त्र भूत, वर्तमान, भविष्य का अध्ययन करता है। आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था आर्थिक मुद्दों, आर्थिक समस्याओं पर अर्थशास्त्रों के विचारों का अध्ययन करता है। वास्तविक शास्त्र में कथन क्या था, क्या है, क्या होगा से संबंधित है, इसमें केवल क्या होना चाहिए से संबंधित है। वास्तविक कथन सदैव सत्य नहीं होते, इनकी सत्यता की जांच भी की जा सकती है। आदर्शात्मक कथनों को सत्य अथवा असत्य नहीं कहा जा सकता और इनकी जांच भी नहीं हो सकती क्योंकि ये केवल विचारों पर ही निर्भर होते हैं। तथ्य तथा आंकड़ों को सत्यता की जांच की जा सकती है, आदर्शात्मक कथनों की जांच नहीं की जा सकती है। वास्तविक अर्थशास्त्र में कथन मूल्यांकन निहित होते हैं, कोई भी इसमें मूल्यांकन वैल्यूएबल जजमेंट नहीं हो सकती है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में कथन मूल्यांकन निहित होते हैं, इसमें नहीं होते हैं और इसमें होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था का सिंपली मीन्स उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका को अर्जित करते हैं। किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका मीन्स भरण पोषण के लिए कोई भी कार्य कर रहा है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए भिन्न भिन्न लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं। अध्यापक स्कूल जाते हैं, डॉक्टर अस्पताल जाते हैं, किसान अपने खेतों में काम करते हैं। मीन्स कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अपनी आजीविका के लिए कोई भी कार्य करता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले लोग द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एवं स्तर एक व्यवस्था को दर्शाते हैं जिनके द्वारा उस क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका को अर्जित करते हैं। तो अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी आजीविका को अर्जित करते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं प्रकार। अब अर्थव्यवस्था हमने पढ़ लिया, किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कोई भी रोजगार या आजीविका करके अपने जीवन का निर्वहन करता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इसकी प्रकृति क्या है, कौन से क्षेत्र में लोग कार्य कर सकते हैं। तो एक क्षेत्र के लोग की आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति से उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की प्रकृति का पता चलता है कि वो किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और हमें पता है अर्थव्यवस्था में केवल तीन ही क्षेत्र मेन हमारे तीन क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग से संबंधित है, तृतीयक क्षेत्र सेवाओं से। तो
उससे पता चलता है कि एक क्षेत्र में अधिकांश लोग अपनी जीविका कैसे अर्जित कर रहे हैं। इससे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, या औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, या सेवा वाली अर्थव्यवस्था है। यदि उस क्षेत्र, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग केवल कृषि का कार्य करते हैं और उससे अपनी आजीविका कमा रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था है। उस अर्थव्यवस्था का प्रकृति क्या होगा? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या कहती है? कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अपनी आजीविका को अर्जित करता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब उस अर्थव्यवस्था की प्रकृति किस पर निर्भर करती है कि वो किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। अगर वो कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो उस अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या होगी? कृषि प्रधान। अगर वो उद्योग में कार्य करके अपनी जीविका कमा रहा है तो उसकी प्रकृति क्या होगी? उद्योग प्रधान। अगर वो सेवाओं में निहित है, तो तृतीय क्षेत्र में निहित है, तो उसकी प्रकृति क्या होगी? सेवा क्षेत्र में। तो उसको कहते हैं अर्थव्यवस्था की प्रकृति, जिससे पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है वो आर्थिक क्रिया किस क्षेत्र से, अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से अर्जित कर रहा है, उसे अर्थव्यवस्था की प्रकृति कहते हैं। अब है अर्थव्यवस्था के प्रकार। मेन अर्थव्यवस्था के हमारे 3 प्रकार हैं: केंद्रीय अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। केंद्रीय मीन्स सरकारी, बाजार अर्थव्यवस्था मीन्स निजी, जिसको हम प्राइवेट कहते हैं। मिश्रित मीन्स दोनों का मिक्सअप, जिसमें सरकारी भी हो और निजी भी हो। अब केंद्रीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ये वे अर्थव्यवस्था है जहां आर्थिक क्रियाएं पर सरकार का नियंत्रण होता है। ये वे क्रियाएं होती हैं जिन पर बाजार का नियंत्रण होता है। ये वे क्रियाएं होती हैं जिन पर बाजार का भी और सरकार का दोनों का नियंत्रण होता है। अभी ये वे अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक क्रियाएं मीन्स उपभोग और उत्पादन, और सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें उपभोग और उत्पादन पे बाजार का नियंत्रण होता है, और इस पे उपभोग और उत्पादन पर दोनों का, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का नियंत्रण होता है। आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाता है, क्योंकि सरकार जो है इसका मेन जो मोटिव है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है, वो लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज का, देश का कल्याण होता है। तो इसमें जो निर्णय लिया जाता है समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर लिया जाता है। बाजार वाला केवल अपने लाभ को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है, और मिश्रित में दोनों अपने समाज के कल्याण को भी इसमें देखा जाता है और अपने लाभ को भी देखा जाता है। उपभोक्ता का इसमें प्रभुत्व नहीं होता है, इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। इसमें जो सरकार निर्णय लेगी उसका आपको पालन करना पड़ेगा। इसमें आपके पास प्रभुता होती है, आपके पास अपनी पसंद की चुनने का अधिकार होता है। इसमें आपके पास कुछ वस्तुओं पे अधिकार होता है परंतु कुछ पे नहीं होता है। अब जैसे इसमें कि उपभोक्ता प्रभुत्व नहीं होता, मीन जैसे राशन, जो सरकारी राशन मिलता है उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता कि सरकार आपको किस प्रकार का गेहूं देगी, किस प्रकार का चावल देगी। आपको जो मिल रहा है आपको लेना पड़ेगा। परंतु यदि आप बाजार अर्थव्यवस्था में जाते हैं तो आप अपनी चॉइस की वस्तु खरीद सकते हैं, और इसमें आपके पास चॉइस भी होता है कुछ वस्तुओं पर, कुछ वस्तुओं पर चॉइस नहीं होती है, क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंट है, मिश्रित है। अधिकतर संसाधन पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें अधिकतर संसाधन पर जनता का नियंत्रण होता है। वस्तु तथा सेवाओं की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। कितना उस वस्तु का कीमत रहेगा वो डिपेंड करता है कि उस टाइम उस बाजार में उस वस्तु की मांग और पूर्ति क्या चल रही है। इसमें सभी जितने भी कीमत का निर्धारण कौन करेगी? सरकार करेगी। इसमें जो संसाधन का जो कीमत है सरकार द्वारा भी और बाजार द्वारा भी, मीन्स दोनों द्वारा निर्धारित किया जाता है। आर्थिक क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय होती हैं, आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र में रहती हैं, और उसमें दोनों सार्वजनिक और निजी दोनों में रहती हैं। तो ये डिफरेंस था तीनों अर्थव्यवस्था का, केंद्रीय अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, और हमने अर्थव्यवस्था की प्रकृति भी पढ़ ली है। तो ये था आपका पहला चैप्टर। सो आई होप आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के बाद मैं आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर एक बार पढ़ाऊंगा, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको हर क्वेश्चन का आंसर आता होगा। तो एक बार हम वो भी टेस्ट कर लेंगे कि हमें कितना समझ में आया और हम हर क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं।